अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी से ये पूछते हैं कि किन सब्जेक्ट्स पर मुझे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो आपको निश्चित रूप से एक सब्जेक्ट जरूर बताया जाएगा जिसका नाम होगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से न केवल प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे प्रश्न आते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 में भी काफी संख्या में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका काफी वेटेज है। अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर समझ को विकसित करके आप अपने इंटरव्यू में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के दौरान अर्थव्यवस्था के सेक्शन पर पकड़ बनाना आपके लिए खासा महत्व रखता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह आपके लिए एक प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में जितनी भी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें होती हैं उन पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम की और आज की पहली खबर पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आज की पहली खबर हमारी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई है जो बताती है कि भारत दुनिया के सबसे समान देश वाले देशों की सूची में शामिल है। यानी दुनिया का सबसे समान इक्वल देश है भारत और इस इक्वालिटी की श्रेणी में वो सबसे टॉप 4 देशों में शामिल है और उसका स्थान चौथे नंबर पर है। कुछ ही देश हैं, केवल 3 ही देश ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा इक्वल हैं। तो किन मानकों पर भारत समान है इस रिपोर्ट के अनुसार, उसको जान लेते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि दुनिया का चौथा सबसे समान देश भारत है और ये एक प्रकार के इंडेक्स के आधार पर कहा गया है और इस इंडेक्स को हम जानते हैं गिनी इंडेक्स के नाम से। किस इंडेक्स के नाम से जानते हैं? गिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, गिनी सूचकांक के नाम से जानते हैं। आप ये जानते हैं कि देशों में आय के आधार पर या उपभोग के आधार पर कितनी असमानता फैली हुई है, इसका हम इसको गुणांक के माध्यम से भी जानने की कोशिश करते हैं, जिस गुणांक को हम किस नाम से जानते हैं? गिनी गुणांक के नाम से या गिनी कोफिशिएंट के नाम से। गिनी कोफिशिएंट किस प्रकार से काम करता है? वो अलग अलग देशों में उपभोग के स्तर पर या आय के स्तर पर फैली असमानता को मापने की कोशिश करता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लिया 5 देश हैं या 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं और ये जो पांचों व्यक्ति हैं, पांचों की आय 100 रुपए है। 5 व्यक्ति हैं और 100 रुपए अपनाते हैं। तो इस देश में असमानता का स्तर क्या होगा? इस देश में समानता का स्तर क्या होगा? समानता का स्तर होगा इस देश में एकदम परफेक्ट। इसको हम कहेंगे समानता का परफेक्ट स्तर और गिनी सूचकांक में इसको हम अंक देते हैं 0, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी असमानता नहीं है, क्योंकि गिनी इंडेक्स या गिनी कोफिशिएंट के माध्यम से हम क्या मानते हैं? असमानता के स्तर को मापते हैं। यहां पर असमानता है ही नहीं। और अगर एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जो 4 व्यक्ति हैं उनकी इनकम है ही नहीं और जो 5वां व्यक्ति है उसकी इनकम 500 है, तो ये क्या है? ये परफेक्ट असमानता को दिखाती है। यानी यहां पर गिनी इंडेक्स के अंतर्गत जो इसका स्कोर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। गिनी सूचकांक के अंतर्गत इसका स्कोर 1 हो, वो गिनी माफ कीजिएगा, गिनी जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसके अंतर्गत इसका स्कोर 0 होगा, क्योंकि यहां गिनी इंडेक्स में जो मापन है वो 0 से लेकर 100 तक है और जो गिनी कोफिशिएंट है उसमें जो मापन है वो 0 से लेकर के 1 है। 1 परफेक्ट असमानता को दिखाता है और 0 परफेक्ट समानता को दिखाता है। और आप जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा जो देश हैं वो इसके बीच में ही रहते हैं। अगर किसी देश का जो गुणांक है वो 0.1 के आसपास है तो उस देश में समानता का बेहतर स्तर माना जाता है। किसी का अगर 0.5 है तो उसमें माना जाएगा कि यहाँ पर समानता के साथ साथ बहुत बड़े स्तर पर असमानता भी विद्यमान है। और अगर किसी का स्कोर इससे ऊपर चला जाता है, 6 पर चला जाता है या 7 पर चला जाता है, 8 पर चला जाता है, तो हम वहां कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा असमानता फैली हुई है। इसी पर आधारित अगर आप एक इंडेक्स को लेकर के आते हैं, सूचकांक को लेकर के आते हैं, जो इसका मापन किस प्रकार से करता है? 0 से लेकर के 100 अंकों तक करता है, तो इसको हम कहते हैं गिनी इंडेक्स। यहां पर भी अगर किसी के अंक 0 हैं या 0 से कुछ 10-20 तक हैं तो उसमें माना जाता है कि ये काफी समान देश है। इसके अलावा अगर किसी का हाई स्कोर है 90 से 100 तक है या 80 से 90 है तो उसको माना जाता है काफी अनइक्वल कंट्री है, काफी असमानता फैली हुई है। तो भारत का जो गिनी इंडेक्स स्कोर है वो कितना आया है? गिनी इंडेक्स स्कोर 25.5 आया है। तो ये दिखाता है कि भारत में जो असमानता का स्तर है वो बहुत से देशों से
बहुत कम है और भारत में समानता का स्तर ज्यादा है। भारत से ऊपर केवल 3 देश हैं, स्लोवाक रिपब्लिक है, स्लोवेनिया है और बेलारूस है। चौथे नंबर पर भारत है। इसके अलावा अगर हम चीन से और अमेरिका से भारत की तुलना करें तो चीन में जो गिनी इंडेक्स स्कोर है वो 35.7 है और अमेरिका में 41.8 है। और यूनाइटेड किंगडम में भी बहुत उच्च स्तर बना हुआ है, यानी भारत में जो सोसाइटी की असमानता है, समाज में फैली असमानता है, वो इन देशों से काफी कम है। इसके अलावा अगर ये बदलाव भारत में आया है तो ये वर्ष 2011-12 से 2022-23 में ये बदलाव बहुत बड़े स्तर पर भारत में देखा गया है। गिनी इंडेक्स और इसके प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं। गिनी इंडेक्स क्या मापता है? किसी देश में आय का, संपत्ति का या उपभोग का, कंजम्पशन का वितरण कितना समान है या कितना असमान है। समान है या कितना असमान है, इसको मापने का काम कौन करता है? गिनी इंडेक्स करता है। और गिनी कोएफिशिएंट क्या करता है? वो भी एक गुणांक के आधार पर ये देखने की कोशिश करता है कि किसी देश में जो असमानता का स्तर है, इनकम के स्तर पर या उपभोग के स्तर पर वो कितना फैला हुआ है। अंतर यह है कि वो एक गुणांक है, कोएफिशिएंट है, और ये क्या है? ये एक इंडेक्स है। स्कोर किस प्रकार से निर्धारित होता है? गिनी इंडेक्स में 0 का स्कोर पूर्ण समानता को प्रदर्शित करता है और 100 का स्कोर जो है वो पूर्ण असमानता को प्रदर्शित करता है। भारत का जो गिनी स्कोर था, गिनी इंडेक्स स्कोर था, वो वर्ष 2011 में आप देख सकते हैं 28.8 था। वर्ष 2022 में घट करके 25.5 हो गया है। और भारत किस श्रेणी में शामिल किया गया है? मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी, एक ऐसा देश जो मध्यम स्तर की कम असमानता रखता है, मध्यम रूप से निम्न असमानता का स्तर इस देश में है। क्योंकि स्कोर अगर 25 से 30 के बीच रहे तो उस देश को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। और भारत लो इनइक्वालिटी यानी जो बहुत ही कम असमानता है उसकी श्रेणी में भी बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि अगर 25 से नीचे स्कोर भारत का जाता है तो भारत लो इनइक्वालिटी की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। भारत की उपलब्धियां किस प्रकार से भारत को हासिल हुई हैं, इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच भारत लगभग 171 मिलियन यानी लगभग 17 करोड़ लोगों को चरम गरीबी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकालने में कामयाब हुआ है। ये भी हमारे पास विश्व बैंक का लेटेस्ट डाटा बताता है। भारत की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी नीतियां हैं, उन्होंने भारत में सामाजिक समानता को स्थापित करने और गरीब लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूजन करके, फाइनेंशियली उनका समावेश करके उनको बहुत से राहत कार्यक्रम पहुंचाए हैं। उनके खातों में एक प्रकार से डीबीटी माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जहां पर भी उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था वो डायरेक्ट उनके खातों में पहुंचा करके उनकी गरीबी को समाप्त करने में भारत की कई योजनाओं ने मदद पहुंचाई है। और यही कारण है कि भारत बड़े स्तर पर एक्सट्रीम गरीबी के स्तर को कम कर पाने में सफल हुआ है। भारत की कई योजनाओं की एक प्रकार से इसमें भूमिका रही है। आप जानते हैं कि जन धन योजना के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर सभी लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूजन के अंतर्गत दायरे में लाने की कोशिश की गई, यानी उनका वित्तीय समावेशन किया गया और हर व्यक्ति के खाते खोलने की कोशिश की गई। और इन खातों के खोलने के बाद क्या हुआ? जैसे ही इनके खाते खोलने शुरू हुए और इनके खाते खुले तो अलग अलग सरकारी योजनाओं के जो लाभ है वो डायरेक्ट इनके बैंक खातों में पहुंचने लगे। इससे जो लीकेज था, भ्रष्टाचार करने की जो संभावनाएं थी, वो बेहद सीमित हो गई। और इस सीमितता के कारण भारत में लोगों की एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने में मदद मिली। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे स्टैंड अप योजना, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को एक प्रकार से उनके उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन जैसी योजनाओं से भी समाज के कमजोर तबकों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवाने में सरकार की मदद ने विशिष्ट भूमिका निभाई है गरीब तबके को बाहर निकालने में। क्योंकि अगर गरीब तबके का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी सारी इनकम वहीं लग जाती है। तो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब तबके की जो कमाई हुई राशि थी उसको बचाने में काफी मदद मिली है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 18 ऐसे शिल्पों की कारीगरी की पहचान की गई जहां पर सरकार ने उनको प्रोत्साहन देकर के इस पूरे समुदाय की शिल्पकारों की, कारीगरों की आय को बढ़ाने में एक प्रकार से भूमिका का निर्वहन किया। और इन
सभी योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। तो इसके अंतर्गत भारत ने, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारत ने गरीब तबके की आय में जब बढ़ोतरी करी तो भारत में जो आय असमानता है उसमें एक कमी आई और भारत आय जो समान वाले देशों में है वो चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इतना उसका स्कोर हो गया है। और भारत ने चरम गरीबी में भारी गिरावट दिखाई है। वर्ष 2011-12 का अगर हम आंकड़ा देखें तो भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी, चरम गरीबी 16.2% लोग उसके दायरे में थे। वर्ष 2022-23 में इनका दायरा घट करके 2.3% रह गया है। और ये 2.3% तब रहा है जब एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो मानदंड था वो प्रतिदिन 2.15 यूएस यानी अमेरिकी डॉलर से कम जीने वाले लोगों से निर्धारित होता था। अब इस में परिवर्तन किया गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो दायरा है ऐसे लोगों को माना गया है, इसका एक नया निर्धारण हुआ है इनकम के माध्यम से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वो नया निर्धारण क्या है और उसके अनुरूप 4 के आसपास है। और आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नया निर्धारण प्रतिदिन की कितनी अमेरिकी डॉलर की इनकम पर निर्धारण हुआ है चरम गरीबी का, एक्सट्रीम पॉवर्टी का। और उसके अनुसार भारत में जो गरीबी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो 5.3% है। तो भारत में नए मानकों के अनुरूप 5.3% है, पुराने इस मानक के अनुरूप 2.3% एक्सट्रीम पॉवर्टी है। इस मानक के अनुरूप भी आप देख सकते हैं कि भारत में जो गरीबी का स्तर है वो बहुत बड़े स्तर पर नीचे आया है। भारत में गरीबी के स्तर में होने वाली गिरावट से समग्र समानता और सामाजिक स्थिरता यानी सोशल स्टेबिलिटी को भी बढ़ावा मिला है। भारत का जो विकास मॉडल है उसकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके कारण ये सब संभव हुआ है। जैसे भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी सफल संतुलन स्थापित किया गया है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी योजनाओं पर ही ध्यान नहीं दिया गया है बल्कि समाज के जो गरीब तबके हैं उनके सामाजिक सुरक्षा जो सहायता योजनाएं हैं वो भी चलाई गई हैं। उनको सीधे तौर पर सहायता देने का काम सरकार ने किया है और इसके कारण एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत में कम हुई है, पॉवर्टी कम हुई है। भारत की जो नीतियां हैं वो समावेशी प्रकार की हैं। समावेशी का मतलब है कि गरीब सभी लोगों को वो शामिल करती हैं। समाज के हर तबके तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सरकार ने प्रयास किया है। चाहे बैंकिंग सेवा हो, बीमा सेवा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन तक पहुंच बढ़ा करके वित्तीय समावेशन गरीब तबकों का भारत में किया गया है। सशक्तिकरण योजनाएं हैं, एम्पावरमेंट योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, स्टैंड अप योजना, अलग अलग तबकों को एक प्रकार से उनकी उद्यमशीलता को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, उनको सशक्त करती हैं। इस प्रकार से भारत का जो मॉडल है वो दिखाता है कि न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बल्कि सामाजिक सहायता योजनाओं के माध्यम से एक आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में संतुलन स्थापित करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि सोशल जो स्टेबिलिटी है समाज में वो भी बनी रहे। अगली खबर हमारी ट्रंप के नए टैरिफ घोषणाओं से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से अमेरिका ने 14 देशों पर नए टैरिफ्स की घोषणा कर दी है यानी प्रशुल्कों की घोषणा कर दी है। जब हम प्रशुल्क की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी देश है वो बाहर के देशों से कोई सामान लाता है तो वो उस पर कुछ टैक्स लगाता है जिसको हम प्रशुल्क यानी टैरिफ के नाम से जानते हैं। अमेरिका का कहना यह है कि अगर उसके देश में बाहर के देशों से सामान आते हैं और कम कीमत पर आते हैं तो उसके खुद के मैन्युफैक्चरर्स, उसके खुद के जो विनिर्माण करता है उनको इसका लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान होता है और इसलिए अमेरिका को उन पर टैरिफ लगाने का अधिकार है। पूरी दुनिया का एक प्रकार से पूरी दुनिया के देशों पर ये टैरिफ लगाने की प्रक्रिया अमेरिका से चली हुई है। अब 1 अगस्त 2025 से एक बार फिर से 14 नए देशों पर यह टैरिफ की घोषणा हो चुकी है। तो उसी से संबंधित ये खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से 14 देशों पर नई टैरिफ दरें यानी प्रशुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। इससे क्या हुआ? इससे जो पहले से ही अप्रैल में माना जा रहा था कि एक प्रकार के व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई है, ये व्यापार युद्ध अपने आप में नए चरण में प्रवेश कर जाएगा। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। टैरिफ लागू करने का उद्देश्य क्या बताया गया है? उद्देश्य ये है, मिस्टर जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका कहना यह है कि अमेरिका में बनाओ ये टैरिफ, बिल्ड इन अमेरिका और पे,
या तो आपको अमेरिका में ही चीजों का विनिर्माण करना होगा, मैन्युफैक्चर उत्पादों को आपको अमेरिका में करना होगा, या आपको उनको एक प्रकार से उन पर प्रशुल्क देना होगा। और इसी नीति को लागू करने के क्रम में इन घोषणाओं को किया गया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों को चेतावनी भी दी गई है। उनका कहना यह है कि अगर कोई देश अपने टैरिफ बढ़ाता है, यानी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, और अगर इस टैरिफ बढ़ाने के क्रम में वो देश अमेरिका के उत्पादों पर अपने टैरिफ बढ़ाता है, तो अमेरिका भी उसी अनुपात में 25% जोड़ करके टैक्स बढ़ा देगा। ये टैरिफ केवल नए आयात पर ही लागू होंगे, यानी ये जो 14 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा हुई है, ये केवल नए जो आयात हैं उन पर लागू होंगे। जो पहले से ही ऑटो सेक्टर पर, स्टील या एल्यूमिनियम सेक्टर पर टैरिफ लगाए गए हैं, उन पर ये लागू नहीं होंगे। तो टैरिफ से प्रभावित दरें, टैरिफ से प्रभावित देश और दरें क्या है, यहां पर वो देख लेते हैं। 25% का टैरिफ किन देशों पर लगेगा? जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया और हर्जेगोविना पर 30% का टैक्स लगेगा। इंडोनेशिया पर 32%, सर्बिया और बांग्लादेश पर 35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36% और लाओस और म्यांमार पर 40% का टैक्स लगाया गया है। यानी एक प्रकार से जो 1 अगस्त 2025 से टैक्स लगना शुरू होगा, वो सबसे ज्यादा टैक्स की घोषणाएं किस पर की गई है? टैरिफ की। टैरिफ भी एक प्रकार का टैक्स ही है। तो टैरिफ की सबसे ज्यादा टैरिफ किस पर लगेगा? लाओस और म्यांमार पर लगेगा। केवल ब्रिटेन और वियतनाम के साथ ही अभी तक अमेरिका के व्यापार समझौते हो पाए हैं। यूरोपीय संघ को फिलहाल कोई टैरिफ नोटिस नहीं भेजा गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ के साथ भी अमेरिका बातचीत कर रहा है, ताकि इस प्रकार के प्रशुल्कों की श्रेणी में आने के बजाय उसके साथ कोई व्यापारिक समझौता हो जाए। इन टैरिफ्स पर अलग अलग देशों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, वो देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ अपनी बातचीत को तेज करेगा, और जो 25% का टैरिफ उस पर लगाया गया है, वो अपने आप में एक ग्रेस पीरियड के लिए मान सकते हैं, क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे, दक्षिण कोरिया का कहना है, तो ये 25% का जो फैसला है, इसको वापस भी लिया जा सकता है। तो ये ग्रेस पीरियड के लिए ही एक प्रकार से दक्षिण कोरिया मान रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ये कहा है कि ये पूरी जो टैरिफ प्रणाली है अमेरिका की, ये अनुचित है, क्योंकि अमेरिका की 77% वस्तुएं उनके देश में बिना प्रशुल्क के आती हैं। ये दक्षिण अफ्रीका का कहना है। जापान के द्वारा कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। ब्रिक्स देशों को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है, ब्रिक्स देशों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यदि उन्होंने एंटी अमेरिकन नीति अपनाई, तो उन देशों पर, यानी ब्रिक्स देशों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। और आप जानते हैं कि ब्रिक्स देशों में अब देशों की संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। पहले केवल ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। उसके बाद उसमें संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और मिस्र और इथोपिया शामिल हुए, और अब जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी शामिल हो गए हैं। तो 10 देश उसमें शामिल हो गए हैं। बाजार पर इन निर्णयों का किस प्रकार का प्रभाव होगा, उस प्रभाव को देख लेते हैं। जैसे इस तरह के निर्णय लेने के बाद एक घटना ये देखने में आती है, घटनाक्रम ये देखने में आता है कि शेयर बाजार में गिरावट आती है, क्योंकि इस तरह के निर्णयों से एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है, एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। और जब भी अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है, तो सबसे पहले शेयर बाजार नीचे आता है, क्योंकि लोग पैसा निकालना अपना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट आई है। स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स 0.8% गिरा। ये घोषणा के बाद जो 3 सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट थी ये, और इसमें लगातार बदलाव होता रहता है। ये घोषणा के तुरंत बाद की स्थिति हम बता रहे हैं। टोयोटा के शेयर में 4% की गिरावट आई, और होंडा के शेयर में 3.9% की गिरावट आई। डॉलर की कीमत में एक उछाल देखने को मिला, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये घोषणाएं लागू होती हैं, तो इन देशों की जो मुद्राएं हैं, स्थानीय लोकल मुद्रा है, उसके मुकाबले जो डॉलर है वो मजबूत होगा। और अगर डॉलर मजबूत होगा, तो एक प्रकार से जो निवेश है धीरे धीरे समय के साथ वो अमेरिका में आ सकता है। तो डॉलर की कीमत में तेजी से उछाल आया है, और विशेष रूप से जापानी येन और दक्षिण कोरियाई वॉन के मुकाबले अगर हम देखें, तो डॉलर की कीमत में ज्यादा तेजी से उछाल आया है। ट्रंप द्वारा अप्रैल 2025 से जो नए टैरिफ लगाने की शुरुआत की गई थी, उसे विशेषज्ञों ने व्यापार युद्ध
के रूप में व्याख्यायित किया था, जिससे व्यापार युद्ध के कारण यानी उस प्रकार के टैरिफ के कारण दुनिया भर में फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत एक अस्थिरता की भी आशंका बढ़ी थी। अब ये आशंका और ज्यादा गहराती जा रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ट्रंप ने एक बार फिर से व्यापार युद्ध के नए चरण में प्रवेश कर लिया है। अब अगली खबर पर चर्चा करते हैं। अगली खबर हमारी भारत में उर्वरकों की एक प्रकार से जो आपूर्ति श्रृंखला है उससे जुड़ी हुई है, और भारत में बहुत बड़े स्तर पर जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल होता है, विशेष तौर से डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको हम डैप के नाम से जानते हैं। इसकी आपूर्ति को बनाए रखना भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में बहुत बड़े स्तर पर किसान अपनी फसलों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को उर्वरकों, कीटनाशकों, इंसेक्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स के जो आपूर्ति है उसकी आपूर्ति श्रृंखला में एक रेजिलियंस सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज भारत में फसलों के उत्पादन को निर्धारित करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करती है। कीटनाशक और एक प्रकार से जो पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में क्या अंतर होता है, यहां पर यह समझना भी जरूरी है। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में क्या अंतर होता है? पेस्टिसाइड के माध्यम से हम क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड के माध्यम से हम कीटों को खत्म करते हैं ताकि फसल को किसी भी प्रकार से नकारात्मक रूप से कीट प्रभावित न कर सके, तो इसके लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड क्या करता है? पेस्टिसाइड न केवल फसलों में उत्पन्न होने वाले कीटों को खत्म करता है, बल्कि ये खरपतवार को भी खत्म करता है। खरपतवार के साथ साथ ये फफूंद, अन्य बीमारियों को भी समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी इंसेक्टिसाइड एक छोटा एरिया है और पेस्टिसाइड के अंतर्गत ही इंसेक्टिसाइड भी आ जाते हैं। पेस्टिसाइड का जो प्रभाव होता है वो कीटों पर भी होता है, खरपतवार पर भी होता है, फफूंद पर भी होता है। यानी जो पेस्टिसाइड है वो अपने आप में फंगीसाइड के रूप में भी काम करती है, और जो हर्बिसाइड है उसके रूप में भी काम करती है, और इंसेक्टिसाइड के रूप में भी काम करती है। इंसेक्टिसाइड का जब हम यूज करते हैं तो वो केवल फसलों से कीटों को मारती है। तो भारत में फसलों की एक प्रकार से बेहतर पैदावार लेने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जरूरत है, और कई प्रकार के उर्वरकों की भी आवश्यकता है, और इनकी आपूर्ति को लगातार बनाए रखना भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती है, और इसलिए इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता इसलिए और बढ़ जाती है कि भारत में पिछले कुछ समय में डैप यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की खपत में कमी आई। अब ये डैप क्यों जरूरी है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट में एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है फॉस्फोरस। ये किस लिए जरूरी होते हैं? जैसे पत्तियों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और फॉस्फोरस की जरूरत क्यों होती है? ताकि जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ें मजबूत हों, जड़ों के साथ साथ जो उनके पौधों के अलग अलग, जैसे पौधों पर आने वाला जो भी फल है, जो भी फ्लावर है, वो मजबूत हो, उसको बेहतर न्यूट्रिएंट प्राप्त हो, इसके लिए जरूरी है इसकी जरूरत। और इन दोनों को ही प्रदान करने वाला चीज कौन है? डैप यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। जब डाई अमोनियम फॉस्फेट डाला जाता है तो ये मिट्टी में घुल करके पानी दिया जाता है, और मिट्टी में घुल करके पौधों की जड़ों को मजबूत करता है और पत्तियों को भी मजबूत बनाता है। पत्तियों की ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होता है, और उस पर किसी भी पौधे पर आने वाले फल के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है, फ्लावर के लिए भी, फूल के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए डैप का प्रयोग किया जाता है। 2023-24 में डैप की बिक्री 108.1 लाख टन थी। 2024-25 में घट करके ये 92.8 लाख टन हो गई। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025 के पहले जो 2 महीने हैं यानी अप्रैल मई के जो महीने हैं, इसमें डैप की बिक्री 7.7 लाख टन हुई, जो कि पिछले वर्ष इसी दौरान 8.8 लाख टन थी। यानी या तो आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ रहा है या किसान इसका कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जवाब है कि आपूर्ति श्रृंखला पर इसकी आपूर्ति एक प्रकार से प्रभावित हो रही है। क्यों प्रभावित हो रही है हम देखेंगे। 1 जून 2025 को डैप का जो ओपनिंग स्टॉक था, यानी शुरुआती जो उसका भंडारण था, वो घट करके 12.4 लाख टन रहा, जबकि 2024 में ये 21.6 लाख टन था और 2023 में 33.2 लाख टन था। तो आप देख सकते हैं कि इसके शुरुआती भंडारण में ही
कितने बड़े स्तर पर कमी आई है। इसके कारणों को तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत में फसलों की पैदावार के लिए विशिष्ट महत्व रखता है। चीन ने कुछ निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं, उसका एक प्रभाव भारत की आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहा है और इसलिए वाणिज्य मंत्री का कहना यह है कि इसकी आपूर्ति के अंतर्गत हमारा रेजिलियंस, हमारा लचीलापन बना रहना चाहिए। क्यों बना रहना चाहिए? क्योंकि हमारी निर्भरता किसी एक ही देश पर नहीं होनी चाहिए। डैप की आपूर्ति के अंतर्गत अन्य देशों से जहां से भी आवश्यक हो वहां से हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना चाहिए और न केवल आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना चाहिए बल्कि भारत में भी इसके उत्पादन को बढ़ा करके अपने किसानों की फसलों की रक्षा करनी चाहिए। चीन ने हाल ही में फॉस्फेट आधारित उर्वरकों के निर्यात में भारी कटौती की है। ये प्रतिबंध चीन में क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि चीन में घरेलू कृषि जरूरतों के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बैटरियों में फॉस्फेट की मांग बहुत बढ़ गई है, उसके कारण चीन ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो एक ग्लोबल वैल्यू चेन थी वो प्रभावित हुई है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो प्रभावित हुई है और भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ा है। भारत ने सऊदी अरब, मोरक्को, रूस और जॉर्डन जैसे देशों से डैप आयात करने की कोशिश की है, परंतु ये आयात भी चीन द्वारा एक प्रकार से जो योगदान दिया जाता था उसकी भरपाई नहीं कर पाया है अब तक। तो इसलिए भारत को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, न केवल उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है बल्कि अपने एक प्रकार से स्रोतों को भी फैलाने की आवश्यकता है जहां से वो आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करता है। साथ ही वाणिज्य मंत्री का यह भी कहना है कि भारत को ऐसी आपूर्ति श्रृंखला बनानी होगी जो आत्मनिर्भर हो, सुरक्षित हो और जिस पर विश्वास किया जा सकता हो। एक देश के सप्लाई रोकने से भारत को अचानक संकट नहीं पड़ना चाहिए, संकट में नहीं आ जाना चाहिए। इसके लिए भारत को तैयार होना है, चाहे फर्टिलाइजर हो, कीटनाशक हो या पेस्टिसाइड हो, इन जैसे कृषि इनपुट भारत में एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं फसलों की, इसलिए इनकी स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी यह भी है कि कई स्तरों पर हम लड़ाई लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा पानी के इस्तेमाल करते हैं तो उस पानी को कम करने के लिए हम ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे खेती जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपट सके। यानी खेती में केवल किसी पेस्टिसाइड की, किसी डैप की, किसी इंसेक्टिसाइड की आपूर्ति ही सुनिश्चित करना जरूरी नहीं है, बल्कि अन्य स्तरों पर भी हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण किसी क्षेत्र में जल की कमी की वजह से फसल नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है और इसलिए जल की कमी से लड़ने का पहले से ही प्रयास कर लेना चाहिए। इसलिए ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए जो बूंद बूंद करके फसलों तक पानी पहुंचाती है, ड्रिप सिंचाई प्रक्रिया। भारत के कृषि निर्यात का भविष्य कई प्रकार के सुधारों पर टिका हुआ है। भारत के पास कृषि निर्यात को 4 लाख करोड़ से बढ़ाकर के 20 लाख करोड़ करने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए कई प्रकार के भारत में सुधार करने की आवश्यकता होगी। न केवल जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको बेहतर तरीके से सुनिश्चित करना होगा, बल्कि कई अन्य प्रकार के भी परिवर्तन लाने होंगे। जैसे भारत के जो किसान हैं वो अपनी पैदावार पैदा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम किसी कृषि वस्तु का निर्यात करते हैं तो सामान्यतः हम कच्चे माल के रूप में ही उसका निर्यात न करें, बल्कि हम उसकी बेहतर पैकेजिंग या उसमें वैल्यू एडिशन करके उसका निर्यात कर सकते हैं। और वैल्यू एडिशन का मतलब है कि हम कच्चे माल का ही निर्यात न करें, बल्कि उसको प्रसंस्कृत करके, उसकी प्रोसेसिंग करके कुछ एक नया माल तैयार कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है और साथ ही फसलों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी एक फसल जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसमें कुछ समय भी लगता है, तो फसल जल्दी खराब ना हो इसके लिए अगर हम कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था खड़ी कर देंगे तो फसल की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी और इससे किसानों को तेजी से फसल खराब होने से नुकसान नहीं होगा, बल्कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था लंबे समय तक किसी फसल को बनाए रखेगी और लंबे समय तक अगर फसल को बनाए रखा जा सकेगा तो इससे उसकी बिक्री भी एक समय में सुनिश्चित हो जाएगी, किसानों की आय बढ़ेगी। इससे भारत का कृषि भविष्य सुधरेगा और इसी प्रकार के सुधार भारत में व्यापक तौर पर लाने चाहिए। न केवल उर्वरकों के स्तर पर कीटनाशक और पेस्टिसाइड की उपलब्धता, उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, बल्कि कई और परिवर्तन भी भारत में कृषि के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत को लाने हैं। तो भारत में कृषि को व्यापक रूप से सुधारने के क्या प्रयास होने चाहिए? एक तो भारत में जहां पर भी आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत व्यवधान है
तो उसमें एक रेजिलियंस बनाना है, अलग अलग देशों से एक प्रकार से अपने जो स्रोत है उनका विस्तार करना है, यानी सप्लाई चेन का एक लचीलापन क्रिएट करना है, रेजिलियंस क्रिएट करना है, स्थिर कीमतों को सुनिश्चित करना है, स्टेबल कीमत रहे, और कृषि उत्पादों में नवाचार को लाना है, इनोवेशन को लाना है, ताकि भारत में जो कृषि क्षेत्र है वो मजबूत हो सके। सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता घटा करके भारत में आर्थिक रूप से व्यवहार्य सिंचाई और खेती मॉडल को अपनाना है, जैसे ड्रिप सिंचाई की अभी हमने बात की। भारत को वैश्विक अस्थिरताओं से बचने के लिए नई साझेदारियां और आयात स्रोतों की तलाश करनी है, यानी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में केवल चीन के निर्णय से ही नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार के भौगोलिक संकट, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो मध्य पूर्व का संकट हो, इससे भी संकट आ सकता है। तो उस तरह की स्थितियों से बचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अलग अलग देशों से अपनी पहुंच बढ़ाएं, अलग अलग देशों से अपने संबंधों का विस्तार करें, और उनसे अगर कोई चीज भारत में आपूर्त होनी है, उनसे लेनी है, तो उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला का एक विस्तार कर लेंगे। दीर्घकालिक रणनीति के तहत भारत को घरेलू उत्पादन भी बढ़ाना होगा। भारत में अगर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी चीज के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसको भी बढ़ाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये सारे एक व्यापक उपाय है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, गिनी इंडेक्स में स्कोर अधिक होना किस बात को दर्शाता है? आपके सामने ऑप्शन है, अधिक गरीबी, अधिक समानता, अधिक असमानता या अधिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले यूएसए के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नए प्रशुल्क में किस देश पर सबसे ज्यादा यानी 40% टैरिफ लागू होगा? इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड या दक्षिण अफ्रीका? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस कारण से फॉस्फेट उर्वरकों के निर्यात में कटौती की है? आपके सामने ऑप्शन है, अमेरिका से व्यापार युद्ध के कारण, घरेलू किसानों की जरूरत और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरियों के लिए फॉस्फेट की बढ़ती मांग के कारण, बारिश की कमी के कारण, या डब्ल्यूटीओ के विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।